ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी, और ये हमारा सेकंड पार्ट है इस लेक्चर का। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ एंड एनर्जी प्रोसेसेस। ओके। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया थी, और इस स्लाइड में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है वो डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स पे। सो जो पहला फैक्टर है, कंपोजिशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज़, इम्परफेक्शन इन द डाइलेक्ट्रिक। यानी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो किस मटेरियल से बना है, तो मटेरियल के वेरी होने से डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी यानी मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए मुख्तलिफ होगा। इस तरह इम्प्योरिटीज़ जितनी उसमें ज़्यादा होंगी उतनी जो है उसकी क्वालिटी ख़राब होगी और इंसुलेशन इतना अच्छा तरीके से नहीं कर पाएगा। और इसी तरह इन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हो गई, इसमें प्रेशर पे डिपेंड करता है। आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रेशर पास्टन लॉ हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मैं डिस्कस करूँगा कि प्रेशर पे किस तरह डिपेंड करता है। इसी तरह ह्यूमिडिटी पे, ये मॉइस्चर पे भी ब्रेकडाउन, डायरेक्ट ब्रेकडाउन का असर होता है। यानी मॉइस्ट वेदर है, स्नो है, ठीक है, और स्टॉर्म है, तो इन कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, तो दोनों पे ब्रेकडाउन की वैल्यूज़ डिपेंड होती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फिग्रेशन, यानी जो ये जो इंसुलेटर है वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फिग्रेशन में, यानी इलेक्ट्रोड्स किस शेप की हैं, रॉड प्लेट्स शेप इलेक्ट्रोड्स हैं, या राउंड स्फेरिकल शेप्ड हैं, और इसी तरह उनकी साइजेस क्या हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच गैप कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है। इसी तरह इलेक्ट्रोड किस मटेरियल से बने हैं, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। ओके। ड्यूरेशन पे, यानी उस इलेक्ट्रोड उस इंसुलेटर को आप लोगों ने कितनी ड्यूरेशन के लिए एक्सपोज किया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। और मैग्नीट्यूड एंड द वेवफॉर्म ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है, यानी जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना उस इंसुलेटर पे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ज़्यादा होगा। और इसी तरह उस वेवफॉर्म, यानी एसी है या डीसी है या इम्पल्स है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो इस पे भी इसका डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये तो हो गया नेचर ऑफ द वेवफॉर्म पे। इसी तरह फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। एजिंग, यानी जो लाइफ है उस पे ज़ाहिर बात है कि जितना उसका एज ज़्यादा होता जाएगा, उसकी जो है डाइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कमज़ोर होती जाएंगी। और इसी तरह थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। फॉर ईच टाइप ऑफ द इंसुलेटर, the threshold value and the current values are defined। हर इंसुलेटर के लिए ये दो वैल्यूज़ डिफाइंड होती हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है? द मिनिमम वोल्टेज एट विच द breakdown of the dielectric occurs is called the threshold voltage or the puncture voltage। यानी वो कम अज़ कम वोल्टेज जो दरकार है किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए कि उसका ब्रेक डाउन हो जाए,
तो उसको कहते हैं यानी उसका वो पंक्चर हो जाता है, उसकी फेलियर हो जाती है, यानी वो अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी को खो देता है, वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, तो इसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं। और उस वोल्टेज पे कि जिस पे वो ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है उसको हम थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या पंक्चर वोल्टेज बोलते हैं। When the voltage is increased from the threshold voltage, then the breakdown occur. Due to breakdown, the dielectric strength of the insulator weakened and provides a low resistive path. यानी जो जो उसका ब्रेकडाउन होता जाता है, वो उसकी रेजिस्टेंस लो होती जाती है, और लो रेजिस्टेंस की वजह से उसका वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। The breakdown can occur in solid, liquid, gas, and vacuum. वैक्यूम यानी एयर ही होता है, मगर बहुत ही कम प्रेशर पर, यानी 10⁻⁻⁶ या -8 टॉर्स, यानी टॉर प्रेशर का बहुत ही कम यूनिट है, यानी इतना कम प्रेशर हो, इतने कम मिकदार के गैस पार्टिकल्स हों, तो फिर हम उसको यानी वैक्यूम बोलते हैं। और वैक्यूम को भी एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ओके, देयर आर 5 जनरल फैक्टर्स दैट काजेज इंसुलेशन डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इंसुलेशन डिग्रेडेशन के काज होने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? थर्मल स्ट्रेस, electrical stresses, mechanical stress, chemical stress and environmental contamination। यानी हम तो वैसे स्ट्रेस यानी मैकेनिकल स्ट्रेस जो होता है उसमें यानी फिजिकल स्ट्रेस भी हम उसको बोलते हैं, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कितने कम, जितने कम एरिया पे जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि उस पर मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा है। ठीक है? तो ये तो यानी मैकेनिकल जो जो कि आप लोगों को आसानी से समझ आती है, मगर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस भी हैं। यानी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो असल में उस पे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस अप्लाई हैं, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कोशिश करता है। अब लेट्स सपोज ये इंसुलेटर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कोशिश होती है? इसकी मुसलसल यही कोशिश होती है कि अ, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस इसमें से गुजार दें, और इस इंसुलेटर की क्या कोशिश होती है कि हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यानी दीवार बन जाएं, और इसको रोके रखें और इसको जाने ना दें। ठीक है, तो अब ये जो जंग हो रही इन दोनों के बीच, ये एक्चुअली क्या है? दिस इज़ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। इसी तरह थर्मल स्ट्रेसेस, यानी जो हीट, सन का हीट इस पे पड़ रहा है, या अगर ये कोई केबल है, यानी केबल पे भी इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें कंडक्टर पास हुआ है, तो उस कंडक्टर की वजह से जो हीट इसको मिल रहा है, तो ये यानी इंटरनल हीट भी और एक्सटर्नल हीट भी, तो ये इस केबल की जो इंसुलेटर है इसको इसको वीक करेगा। अब ये जो स्ट्रेसेस अप्लाई हैं, इनको हम थर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह केमिकल स्ट्रेसेस, यानी अब ये इंसुलेटर है, इस पे जो है यानी कोई अब जो पॉल्यूशन है, ठीक है, अब पॉल्यूशन यानी NOx, ठीक है, NO2 या NO3, इसी तरह COX, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, अब ये इस पे यानी पड़े हुए हैं, स्मोक है, तो जब इस पे बारिश होगी तो क्या होगा कि जो CO2 है, जब इस पे बारिश होती है तो ये एसिड बन जाता है, इसको इस वजह से एसिड रेन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी ये कार्बनिक
H2CO3 H2CO3 प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। इसी तरह NO2 है, तो ये वाटर के साथ HNO3 प्रोड्यूस करेगा, यानी नाइट्रिक एसिड HNO3। अब ये क्या है, केमिकल्स ही तो हैं, यानी एसिड रेन जो हम बोलते हैं कि जब बारिश बरसे तो 10-15 मिनट के लिए उस बारिश के नीचे खड़ा ना हो, क्योंकि वो बारिश नहीं बरस रही होती बल्कि वो एसिड बरस रहा होता है। तो यानी एसिड रेन उसको कहते हैं, वो इन इन गैसेस की वजह से है, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। तो अब इन ये अगर इस पे बढ़ेंगी तो ज़ाहिर बात है इस पे यानी केमिकल स्ट्रेसेस होंगी, मुख्तलिफ केसेस हैं। तो ये इस पे रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अच्छा इंसुलेटर वो होगा जो कि रिएक्ट ना करे, यानी वो केमिकली इनर्ट हो, सही। इसी तरह एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन है जिसमें मॉइस्चर भी आ जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ स्मोक वगैरह इसमें भी आ जाते हैं, मगर जब केमिकल फॉर्म में ना हो, ठीक है, तो तब ये, ठीक है, डस्ट डस्ट वगैरह। मगर जब इसमें बारिश वगैरह होती है तो फिर वो केमिकल्स यानी वो हो जाते हैं, ठीक है। या इंडस्ट्रियल फ्यूम्स जो निकलती हैं, वो इन कैटेगरीज में आ सकती हैं। तो ये क्या करती हैं, डिग्रेड करती हैं, डिग्रेडेशन, ठीक है। ये फैक्टर्स डिग्रेडेशन के लिए हैं। तो ये तमाम स्ट्रेसेस इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ को डिग्रेड करके इसकी इंसुलेशन को वीकेंड करती है। ओके, इस तरह एक अच्छे इंसुलेटर की क्या क्वालिटीज़ होंगी, इट मस्ट बी हाई रेजिस्टिव, यानी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, ज़ाहिर बात है। उसका डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, वो केमिकली टफ हो, यानी रोबस्ट हो। और इस तरह इट शुड बी हाई विस्कस, ये पर्टिकुलरली लिक्विड्स के लिए है। जितनी इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतनी इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होगी। इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक यानी वाटर को एब्जॉर्ब ना करता हो, ठीक है। In hygroscopy is the ability of the substance to attract and hold the water molecules from the surrounding environment। तो सराउंडिंग environment से अगर वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, यानी अगर वो पोरस होगा तो जाहिर बात है वो वाटर ड्रॉपलेट्स को और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो उसकी इंसुलेशन जल्दी ब्रेक हो जाएगी, यानी उसका ब्रेकडाउन जल्दी अकर होगा। तो इसलिए एक अच्छा इंसुलेटर वो होगा जो कि हाइग्रोस्कोपिक ना हो। इट शुड बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर चाहे इंटरनल हो, यानी मैंने आपको केबल की एग्जांपल दिया, एक्सटर्नल हो यानी सनलाइट की वजह से, तो वो उसको विथस्टैंड करे। तो ये एक अच्छे इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ में से हैं। और ये इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल, यानी वो आग ना पकड़ता हो। इट शुड बी केमिकली इनर्ट एंड स्टेबल, यानी अभी लास्ट उसमें हमने डिस्कस किया कि ये केमिकली इनर्ट हो, यानी जल्दी रिएक्शन ना करता हो, ठीक है। और केमिकल के ख़िलाफ़ वो स्टेबल खड़ा हो, अपनी प्रॉपर्टी को वो ना खोए। इट शुड बी रेजिस्टिव टू एसिडिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हाई सर्विस वोल्टेज, हाई वोल्टेज को वो विथस्टैंड करता हो। नॉन कोरोसिव हो, यानी उसको करोजन ना लगे। नॉन टॉक्सिक हो, जहरीला ना हो, यानी अगर बहुत ही अच्छा गैस है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, मगर वो टॉक्सिक है, जहरीला है, तो हम उसको एक अच्छा इंसुलेटर नहीं कह सकते। इस तरह इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आगे जाके SF6 के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो SF6 एक अच्छा इंसुलेटर है, मगर उसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि हम फिर कंपोजिट ऑफ गैसेस, यानी मुख्तलिफ मिक्सचर हम लेंगे गैसेस का, और उससे इसका हल निकालेंगे कि वो
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी यानी कमज़ोर ना करे और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो। ओके, नाउ जो सेकंड पार्ट है इसका वो एनर्जी बैंड थ्योरी है। ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है कि कोई भी एटम है, ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक उसके इर्द गिर्द शेल्स होती हैं, और ये शेल जो हैं हर एक शेल की अपनी एक एनर्जी होती है। तो इस वजह से इन शेल्स को दूसरा नाम भी दिया जाता है, और वो क्या नाम है, एनर्जी लेवल्स। इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। ये शेल्स शेल्स इसकी शेप की वजह से इसको कहा जाता है, और हर एक की अपनी एक एनर्जी लेवल है, तो उस वजह से इसका नाम एनर्जी लेवल भी। और जो यानी अब ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला सेकंड एनर्जी लेवल है। तो एनर्जी लेवल जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी उसकी एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसके पास कम एनर्जी है, इस वजह से वो यहाँ पे है। और इसी इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से भी एक्सटर्नल एजेंसी से एनर्जी मिलेगी तो वो फिर यहाँ पे नहीं ठहरेगा, फिर वो हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा। और वो कहाँ तक जा सकता है, इट डिपेंड अपॉन कि उसने कितनी एनर्जी गेन की है। अब फॉर एग्जांपल अगर इस की एनर्जी लेवल है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी है इस एनर्जी लेवल की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसने एनर्जी गेन की प्लस, इसको बाहर से +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया, तो +8 के साथ इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। तो अब ये 10 होती हुई इस फर्स्ट शेल में नहीं हो सकता। अब ये एक्साइट होके ऊपर जाएगा, और किधर जाएगा, जिधर जितनी एनर्जी इसके पास है। अब इसके पास है 10, तो अब ये उस एनर्जी लेवल पे जाएगा जिधर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो अ, अच्छा, अब यानी अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मगर ज़रूरी नहीं है कि किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो। वो यानी फुल भी हो सकती हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकती हैं, और एम्प्टी भी हो सकती हैं। तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल के लिहाज से एक एटम का स्ट्रक्चर है। और बैंड गैप एनर्जी भी इस तरह मिलता जुलता है। बैंड गैप एनर्जी ये कहती है कि इसमें वैलेंस बैंड होता है, और बैंड इसमें फॉरबिडन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन। यानी इलेक्ट्रॉन्स वैसे यानी वैलेंस बैंड या इससे नीचे होती हैं। ठीक है, वैलेंस बैंड इज़ दी हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। ओके, ये हाफ फील्ड होता है, और नॉर्मली यानी नॉर्मल हालात में इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ करता। अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने यानी अगर किसी कंडक्टर में से या किसी भी मटेरियल से, चाहे इंसुलेटर है या कंडक्टर है, उससे अगर आपने करंट को गुजारना है, अगर आप चाहते हैं कि ये इस इंसुलेटर में से करंट गुजरे, तो अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वैलेंस बैंड में हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को इन इलेक्ट्रॉन्स को से अगर आप कंडक्शन चाहते हैं तो आपने ये वाला जंप इसको देना होगा, और ये जो जंप है ये फॉरबिडन गैप कहलाता है। और ये जंप देंगे तब जाके ये ऊपर कंडक्शन बैंड जाएगा, और कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा, इस वजह से इसको कंडक्शन बैंड का नाम दिया गया है। तो अब लेट सपोज अगर इसकी एनर्जी है, अ, यानी इसकी अपनी एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी, और ज़ाहिर बात है ये ग्राफ के हिसाब से इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है। अगर इसकी एनर्जी है 100 जॉल फॉर एग्ज़ाम्पल,
और इसकी एनर्जी है 20 जॉल। तो यानी फॉरबिडन बैंड को क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 80 जॉल, यानी 100 माइनस 20, इतनी एनर्जी चाहिए कि वो ऊपर जाए। यानी 20 के साथ 80 ऐड होगा तब ये ऊपर जाएगा। अब ये 80 इसको कहाँ से मिलेगा, ये आगे आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इस ये 80 इसको कहाँ से मिलेगा। तो एक्सटर्नल एजेंसी से कहीं से भी अगर तो इसको 80 नहीं मिली और यानी 80 से कम मिला, 70 या 60 या 50, तो ये अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ये ऊपर तो चला जाएगा मगर ये कंडक्शन बैंड तक फिर भी नहीं पहुंच पाता। तो इसको हम यानी कंडक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि उसको इस एग्जांपल के मुताबिक 80 एनर्जी चाहिए और उसको मिली है 60 या 50 या 70, जो कि इनफ नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे या यहाँ पे चला जाएगा, नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ठहर सकता। ये फॉरबिडन बैंड है। सही, इलेक्ट्रॉन या यहाँ पे होंगे और या जंप होके यहाँ पे चले जाएंगे। और जब यहाँ पे चले जाएंगे तो वो इंसुलेटर पे इंसुलेटर नहीं रह पाएगा, बल्कि वो क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। इसीलिए इंसुलेटर के लिए कि इंसुलेटर्स में ये फॉरबिडन जो गैप है बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है कि वो कंडक्शन करें। इस वजह से इंसुलेटर्स बहुत आसानी से कंडक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसको हम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉरबिडन गैप को क्रॉस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी। Band gap energy is the minimum energy required to jump the electron from valence band to the conduction band. तो इसको हम कहते हैं बैंड गैप एनर्जी, और वो कंडक्शन बैंड की एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी के बराबर होती है। ओके, फॉर द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन शुड बी इन द कंडक्शन बैंड। अगर आप कंडक्शन चाहते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ना हो, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे होते हुए इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नहीं कर सकते। अगर आपने कंडक्शन करनी है या किसी भी इंसुलेटर को का ब्रेक डाउन करना है, तो फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जाना होगा। द एनर्जी गैप between the conduction band and the valence band is called forbidden energy gap. In case of conductor, the conduction band and valence band are slightly overlap, यानी ये बिल्कुल ओवरलैप होते हैं। ये यहाँ पे होता है, यहाँ ये कंडक्शन बैंड यहाँ पे कहीं पे होता है, बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ होता है। यानी फॉरबिडन गैप बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो इस वजह से आज बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाते हैं। वो कंडक्टर के केस में है, मगर इंसुलेटर के केस में but for the in the case of insulator the band gap energy is high between the conduction in, ये गैप बहुत ही ज़्यादा होती है और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी किसी भी इंसुलेटर के लिए कि वो यहाँ से यहाँ पे जाए। ओके, द बैंड गैप एनर्जी नाउ, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to move the electron from the valence band to the conduction band is called band gap energy. According to the energy band theory, the breakdown of the insulator occur when the external energy is greater than the band gap energy of the material. यानी जो एक्सटर्नल एनर्जी है आपने इतनी देनी होगी, लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया, एक्सटर्नल एनर्जी इतनी होनी चाहिए, आपने इतनी ऐड करनी होगी कि वो इससे ज़्यादा हो, इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, ताकि वो जंप कर सकें। यानी एक्सटर्नल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 क्या है और E1 क्या है? E2 फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी है और E1
हाँ, इसकी एनर्जी। तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? E2 माइनस E1, जो मैंने इससे पहले अभी आपको एग्जांपल दिया, 100 जूल और 20 जूल, तो कितनी दरकार होगी? 80 80 दरकार होगी, यानी 100 माइनस 20। सही है। तो इसको फिर हम कहते हैं बैंड गैप एनर्जी। The voltage V is applied across insulator with n number of the electrons in the ground state। अच्छा, ये एक्सटर्नल एनर्जी अगर हम वोल्टेज के फॉर्म में देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मस्ट बी ग्रेटर देन E2 माइनस E1। मगर ये एनर्जी सिर्फ वोल्टेज की फॉर्म में नहीं हो सकती, किसी और फॉर्म में भी हो सकती है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, ये है एक्सटर्नल एनर्जी। The external energy can be provided by any of the following means to get ionized, या ionization का मतलब है to jump the electrons from the valence band to the conduction band। तो आप ये एनर्जी हीट या टेम्परेचर के फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर उसको हीट मिलेगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स, या बोहर एटॉमिक मॉडल के लिहाज से बताऊं, या मैं उसके एनर्जी बैंड थ्योरी के लिहाज से, दोनों के लिहाज से ठीक होगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं और उसको मिला हीट। अब ये हीट क्या करेगा? ये हीट इन इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी का काम करेगा और वो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, यानी हीट की मदद से। यानी हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे चले जाएगा तो इट मीन्स कि वो कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा और हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है। थर्मिस्टर वगैरह में इसके एग्जांपल हैं। इस तरह वोल्टेज की मदद से भी, वोल्टेज की मिसाल तो बहुत सी हैं, यानी बल्ब हुआ, फ़ैन हुआ। ठीक है। तो वो उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द हिटिंग या बम्बार्डमेंट विद द पार्टिकल्स या कोलिजन। नहीं, आपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी इन एक्सरेज से बम्बार्ड किया, तब भी इसको क्या मिली? एक्सटर्नल एनर्जी मिल गई। और अब इस एक्सटर्नल एनर्जी की मदद से वो यहाँ से जा सकता है। लाइट या फोटोन, इसकी मिसाल जो है वो सोलर पैनल्स हैं। अब सोलर पैनल में आउटपुट में जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? उसका इनपुट क्या होता है? उसका इनपुट लाइट ही होता है ना। तो लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में अब सोलर पैनल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं और हम चाहते हैं कि वो कंडक्शन करें, तो हम क्या कहते हैं, उसको धूप में रखते हैं। धूप की वजह से उसको फोटॉन्स मिल जाती हैं। उन फोटॉन एक्सटर्नल एनर्जी का काम करके वो यहाँ से यहाँ पे जंप कर देती हैं। ठीक है। इस तरह साउंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे सेंसर्स हैं जो कि साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह रेडिएशंस, इसी तरह प्रेशर, यानी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इसकी वो आसान मिसाल हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। ठीक है। तो वो प्रेशर जब उस पे आता है तो वो क्या होता है कि वो प्रेशर की वजह से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चले जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट। मगर ये यानी इसका ये मतलब नहीं है कि आपने थोड़ी सी भी एनर्जी दे दी तब भी वो काफ़ी होगा। थोड़ा सा हीट दे दिया या थोड़ा सा सोलर पैनल को आपने थोड़ी सी सनलाइट पे भी रख दिया तब भी वो काम करेगा नहीं। कम अज़ कम आयनाइजेशन पोटेंशियल तक इसको आपने ले जाना होगा। गैसेस के केस में द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject the electron from the outermost shell of the gaseous atom is called ionization potential। यानी कोई भी गैस है, ठीक है, और आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे ले जाना होगा, तो कम से कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो एक्सटर्नल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल। और अगर कम होगी, एक्सटर्नल एनर्जी इतनी नहीं है कि वो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर होगी, तो फिर आयनाइजेशन नहीं होगा, बल्कि हम फिर उसको एक्साइटेशन बोलते हैं। आयनाइजेशन की जो टाइप्स हैं वो कोलिजन आयनाइजेशन भी है, हो सकती है, थर्मल से भी आयनाइजेशन हो सकती है, और फोटो यानी लाइट से भी आयनाइजेशन हो सकती है। ठीक है।
तो इसी तरह अगर एक्सटर्नल एनर्जी कम है, वो इतनी नहीं है कि वो आयनाइजेशन नहीं इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करे, या मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक ले जाए, इतनी नहीं है, तो फिर क्या होगा, यानी इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ और द वोल्टेज और द साउंड एनर्जी और द फोटोन जो भी है, वो सारी की सारी कम है आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम है, तो फिर क्या होगा, फिर आयनाइजेशन नहीं होगी बल्कि एक्साइटेशन हो जाएगी। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, और फिर वो डी एक्साइट होके वापस यहाँ पे या यहाँ पे आ सकता है, डिपेंड अपॉन कि वो कितनी एनर्जी लॉस करता है। जब वो गेन करता है तो ऊपर जाता है, जब वो लॉस करता है तो फिर नीचे आता है, और नीचे आने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन, ओके। अब ये एक एग्जांपल है कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक एटम पे हिट किया, हम कोलिजन से वो करना चाहते हैं। अब ये एटम है, ठीक है, ए एटम है, और हमने ई इलेक्ट्रॉन उस पर बम्बार्ड किया। क्या हुआ, अब ए जो इलेक्ट्रॉन ए एटम है, अब अगर ये आयनाइज होता तो इस पे ए प्लस चार्ज आ जाना चाहिए था, मगर इस पे ए प्लस नहीं आया। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बस आ जाएगा, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी जिससे हमने इसको हिट किया, जाहिर बात है इसको काइनेटिक एनर्जी तो मिली ना, वो इस यानी लाइट की शक्ल में आ गई, मगर कोई इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट नहीं हुआ। और ये स्टेरिक जो है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्साइटेशन को, यानी आयनाइजेशन नहीं हुई। अगर आयनाइजेशन होती तो फिर इस पर ए प्लस आता, मगर आयनाइजेशन नहीं हुई, कोई इलेक्ट्रॉन इससे नहीं निकला, तो फिर हम इसको एक्साइटेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी इनफ एनर्जी नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी। तो ए स्टेरिक शोज द एक्साइटेशन, is electron, A naught is the stationary target atom, और h mu is the energy in the form of photons। ठीक है, ओके, दैट इज़ ऑल फॉर द मोमेंट। ये आज के लिए काफ़ी है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे। इसको हम कोलिजन आयनाइजेशन, थर्मल आयनाइजेशन, फ़ोटो, और इसमें एक्साइटेशन के जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सही, ओके, थैंक यू।